नमस्कार साथियों, जीके विद राकेश जहांगीर सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं जीसी विश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने मुखातिब हैं पॉलिटी की एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ में, जिसमें हम आगामी परीक्षा में पॉलिटी भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा है और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उनके प्रोस्पेक्टिव ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और ये जो अपन एक सीरीज में इस प्रश्नोत्तरी को लेकर चलेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान और संविधान सभा। इसके बाद में हम सो ऑन कंटिन्यू सीरीज को लेकर आएंगे, जिसमें एक सीक्वेंस बनी रहेगी। जिस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते हैं उसी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रश्नोत्तरी यहां पर देखने को मिलती है। एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का यहां पर प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम हमारे इस सेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा संविधान, भारतीय संविधान और हमारी संविधान सभा। इनसे संबंधित हमारी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, उसके मद्देनजर हमने एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि कौन सी योजना का संबंध अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की स्थापना से संबंधित था। दोस्तों, अंग्रेजों ने, आपको पता होगा, भारत में संविधान सभा की क्या करी थी, स्थापना करी थी। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी संविधान सभा की जो स्थापना की जाती है वो 1946 में की जाती है और वो किसके द्वारा की जाती है, वो कैबिनेट मिशन के द्वारा की जाती है। कैबिनेट मिशन, आगे क्वेश्चंस के माध्यम से अपन पूरी चर्चा करेंगे कि कैबिनेट मिशन कौन था, कितने सदस्य थे, क्या प्रावधान थे, सारी बात करते हैं। लेकिन यहां पर देखते हैं कि सर स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, भारत में संविधान सभा की स्थापना करके जाता है और ये अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा के संबंध में स्थापना से संबंधित है। अब ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं। क्या 1935 के अधिनियम में हमने संविधान सभा से संबंधित बात करी थी? नहीं करी थी सर। क्या अगस्त घोषणा, जब भी बेटा बात आए अगस्त घोषणा के संबंध में, ये आता है 1940 में और इसका संबंध है यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें आपको लिखना है अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग स्वीकार करना, संविधान सभा की मांग स्वीकार करना। और एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, इस समय हमारे वॉइसरॉय कौन होते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना भारत के जो वॉइसरॉय हैं वो होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इनका नाम होता है लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1940 का जब अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव लाने वाला भारत में वॉइसरॉय कौन सा था, लॉर्ड लिनलिथगो था। अगस्त प्रस्ताव की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव, सर अप्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया था, तब आपको यह बताना है। तो स्थापना तो नहीं करता ना, मांग को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करता है, ध्यान रखना अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करता है, इस बात के संबंध में ध्यान रखना। फिर आता सर अगस्त प्रस्ताव, सॉरी ये अगस्त घोषणा की बात नहीं, ये आपको ध्यान रखना है किसके संबंध बात हो रही है, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में। हाँ, मैं मिस कर रहा था, अगस्त प्रस्ताव हो गया। सर अगस्त घोषणा के बाद में तो 1919 का अधिनियम आया था। अगस्त घोषणा के बाद में 1919 का अधिनियम आया था, यह बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है उस समय जब अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती है और वो भारतीयों का सपोर्ट लेना चाहते हैं कि आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करिएगा और वर्ल्ड वॉर के बाद में हम भारत में संविधान सभा की स्थापना करने जाएंगे, तो ये वो पहला मिशन था जो भारत में संविधान सभा की स्थापना करने आता है। तब आपको बताना ये संविधान सभा की स्थापना के लिए आता है। इसका मतलब क्या हो गया सर कि कौन सा मिशन ऐसा है जिसका संबंध संविधान सभा से है, ये स्थापना करने आया था और दरअसल ये संविधान सभा की स्थापना नहीं कर पाया था। इनकी शर्तें कुछ इस प्रकार से थी और उन शर्तों के माध्यम से ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संविधान सभा की स्थापना करना चाहते थे और उसकी कुछ शर्तें भी ऐसी थी जिसमें वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दो बड़े समुदायों को राजी नहीं कर पाया था, इनको सहमत नहीं कर पाया था, जिसके चलते संविधान सभा की स्थापना नहीं हो पाई थी। लेकिन यह वो मिशन था जो संविधान सभा की स्थापना करने आया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन किसको राइट कर देंगे, क्रिप्स मिशन को अपन राइट कर देंगे। क्वेश्चन क्या था, कौन सी योजना का संबंध अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की स्थापना से है, तो ये संविधान सभा की स्थापना करने के लिए आया था, जिसके चलते हम इस ऑप्शन को राइट करेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कौन से मिशन के माध्यम से संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तब आपको बताना है सर कैबिनेट मिशन 1946 के माध्यम से हमने यहां पर संविधान सभा की स्थापना की जाती। आगामी क्वेश्चंस में अपन इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से अध्ययन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस में आपका क्रिप्स मिशन राइट आंसर बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना 1946 के कैबिनेट मिशन के माध्यम से की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो,
कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जब भी हमारे एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसकी बात हो रही है, सत्य की बात हो रही है या असत्य की बात हो रही है, या सत्य कथन की बात कर रहा है। किसके संबंध में? कैबिनेट मिशन के संबंध में। और दोस्तों मैंने अभी आपके सामने जिक्र करा था, कैबिनेट मिशन भारत में आने वाला वो मिशन था, वो आयोग था जिसने भारत में संविधान सभा की स्थापना करी। देखो ऑप्शन क्या है? संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 389 थी। दोस्तों यहां पर बिल्कुल बारीकी से पढ़ें, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर देखो सदस्यों की संख्या 389 बात सही है, लेकिन यह कह रहा है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल छोटे से शब्द आपके साथ में देकर आपको ट्रैप करने का प्रयास किया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा सर। देखो हमारी संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थी। क्या हमारी संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थी? जी हाँ, मैं आंशिक तौर से कह सकता हूं कि हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से क्या है? प्रत्यक्ष तौर से निर्वाचित थी। देखो हमारी संविधान सभा की बात करें ना, तो वो आपकी निर्वाचित भी थी, हमारी संविधान सभा निर्वाचित थी और साथ साथ में मनोनीत भी थी। हमारी संविधान सभा निर्वाचित और मनोनीत, पूर्ण रूप से तो मैं यही कहूंगा हमारी संविधान सभा निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। ठीक है, अगले ऑप्शन को देखते हैं। हमारी संविधान सभा द्विदलीय निकाय थी। क्या हमारी संविधान सभा जब बनी थी, क्या उसमें दो दल थे, एक दल थे या बहुत सारे दल थे? यहां ये कहता है द्विदलीय निकाय था, इसका मतलब यहां पर दलों की संख्या 2 थी। जी नहीं, यहां पर 2 दल नहीं थे, यहां पर 9 दल थे, 9 यहां पर पार्टी थी। इसका मतलब द्विदलीय निकाय नहीं था, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अगला देखो, संविधान सभा में सीटों का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर था। यानी कि संविधान सभा में जो सीटों का जो बंटवारा किया था वो सांप्रदायिक आधार पर था, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों सीटों का जो बंटवारा था वो 3 भागों में था। कितने भागों में था? 3 भागों में था। वो इस प्रकार से था, एक तो सामान्य थे, एक इसके बाद में आपके मुस्लिमों के लिए आरक्षण दिया था, और उसके बाद में अगला जो आरक्षण था वो सिख। यानी कि 3 वर्गों में हमारे सीटों का वर्गीकरण था, और इन 3 वर्गों का जो आधार था वो सांप्रदायिक था, या फिर आप कह सकते हो जाति या फिर धर्म के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या बन जाएगा? हाँ, ये कहते हैं संविधान सभा में सीटों का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर था, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा राइट बन जाएगा। अब बात करें सर इसमें से कौन सा कथन सत्य है? वैसे ये वाले कथन की अपन बात करें तो इस क्वेश्चन से यदि इस प्रकार से आए तो हमें ऑप्शन कौन सा राइट चूज करना है? ऑप्शन डी राइट चूज करना है। लेकिन एक बार नजर डालते हैं ऑप्शन बी पर, हमारी संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थी। तो मैं कंप्लीटली ये तो नहीं कह सकता हूं कि संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थी। सर संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थी, साथ ही साथ मनोनीत भी थी, तो ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। तो जिसके चलते मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको गलत करना पड़ेगा। निर्वाचित और मनोनीत ये दोनों प्रकार से थी, केवल निर्वाचित नहीं थी। हालांकि जो भी निर्वाचित थे वो अप्रत्यक्ष तौर से निर्वाचित थे, हमें ये बताना है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट बन जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान सभा की बैठकों के संबंध में गलत तथ्य का चुनाव कीजिए। कौन सा कथन आपका गलत है, इसके संबंध में आपको चुनाव करना है। ये बात कर रहे हैं संविधान सभा के बैठकों के संबंध में। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जब भी एग्जाम के दौरान आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बहुत अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चंस को पढ़ें। आपको कुछ भी की पॉइंट नजर आते हैं ना, उसको अंडरलाइन कर दे या फिर उसको राउंड कर दे, सो दैट आपके दिमाग में आ जाए किसकी बात हो रही है। संविधान सभा की बैठकों में गलत कथन आपको चूज करना। देखो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या बात सही है? जी सर, ये बात सही है। आपको पता होगा जब हमारी संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, तब हमारी संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनते, कौन बनते हैं? प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। और ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी होते हैं दोस्तों। ये प्रथम कैसे अध्यक्ष बनते हैं? अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं, जिसको आज के समय में अपन क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। हमारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है। हमारी संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन कौन से थे? 2 थे। एक सर एच.सी. मुखर्जी थे और दूसरे हमारे वी.टी. कृष्णमाचारी थे। कौन थे सर? एक तो थे हमारे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे हमारे वी.टी. कृष्णमाचारी। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, यदि आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तब आपको बता देना कि वी.टी. कृष्णमाचारी कर रहे थे, और इनका संबंध हमारे राजस्थान से भी था, है ना। तो यानी कि ये आपका देशी रियासतों से संबंधित है। यानी कि देशी रियासतों वाला जो भूभाग था उनसे एक उपाध्यक्ष ले लिया था,
ताकि उनको ये लगे कि संविधान सभा में हमारा भी प्रतिनिधित्व है। तो वीटी कृष्णमाचारी को यहाँ पर उपाध्यक्ष बना दिया। और जब हमारी संविधान सभा स्टार्टिंग में बनी थी, जो 11 दिसंबर की जो बैठक होती है, उसमें एक उपाध्यक्ष रखा था जिसका नाम था एच.सी. मुखर्जी। ये प्रांतों से आते हैं और ये हमारे देशी रियासतों से आते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना, हमारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, ये बात आपकी ट्रू बन गई। फिर आता 13 अप्रैल 1946 को हमारी संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। क्या ये बात सही है दोस्तों? एक नजर में देखने पर हम कभी कभार देखते हैं ना, कुछ डेट को हम सही से याद नहीं करते हैं। और दोस्तों हमारी आरपीएससी की एक खूबसूरती है, वो कुछ ऐसे ही डेटों को, मंथ को थोड़ा बहुत चेंज करके सवाल पूछती है। तो यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से देखें, यहाँ पर डेट दी है सर 13 अप्रैल 1946। ये 13 अप्रैल नहीं है दोस्तों, ये 13 दिसंबर है, यदि आपको पता हो। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा। ये गलत हो गया। आगे देख लेते हैं। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों, बी.एन. राव हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। और ये दूसरी बैठक में बनते, यानी कि जो हमारी बैठक होती 11 दिसंबर को, कौन सी तारीख को? 11 दिसंबर 1946 को इन्हें नियुक्त किया जाता है। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्या ये बात सही है? क्या बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य थे या फिर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तब आपको बताना है, जिसे बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एक बात महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और बी.एन. राव, ये रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तीनों के नाम स्पेसिफिक तौर से ध्यान रखना, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, क्योंकि हमारे सामने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वैसे सर बात करें ना संविधान सभा के बारे में, कि हमारी संविधान सभा में भारत के प्रत्येक एरिया से वहां पर लोग आए थे, प्रत्येक धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, सबका प्रतिनिधित्व था। लेकिन सारे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो अपने आप में बहुत ही ब्यूरोक्रेट्स, जो विद्वान व्यक्ति थे, उन सबका प्रतिनिधित्व यहां पर था। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, लगता है संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, और बी.एन. राव का महत्वपूर्ण रोल रहता है, लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये एक आईसीएस अधिकारी थे। ये क्या थे? ये आईसीएस अधिकारी थे, जिसको आज अपन आईएएस अधिकारी बोलते हैं। उस समय आपको आईसीएस अधिकारी बोला जाता है, ये आईसीएस अधिकारी थे। तो ये स्टेटमेंट पे आपका क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने, बहुत बढ़िया। यानी कि ये बात भी आपकी क्या बन जाएगी? सही बन जाएगी। यदि आपसे कह सकते हो स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, और यदि अस्थायी पूछा जाए, सच्चिदानंद बना देना। प्रथम कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बना देना। प्रथम अस्थायी कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। प्रथम स्थायी आपके अध्यक्ष कौन बने थे? तब आपको ये बता देना। इसके साथ आप ये भी कह सकते हो कि सर ये आपके प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे, प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी यही बन गए थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन कौन सा राइट हो जाता है? ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है। यानी कि ये डेट में थोड़ा सा आपका गलत दे रखा है, जिसके चलते ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों आपको ये बातें सारी क्लियर हो रही होगी। ओके, देखो फिर अगला क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। साथ साथ में वीडियो को पोस्ट करते जाएं और अपनी तरफ से भी इसको आंसर देते जाएं। उसके बाद में सारी टिप्पणी सुने, उसके बाद में आपको मजा आएगा, सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। सुमेलित को छांटना है आपको। संघ संविधान समिति, यहां पर आपको कुछ समितियों के नाम दे रखे हैं और उनके साथ में आपको कौन से दे रखे हैं, उनके कौन अध्यक्ष थे, इनके बारे में दे रखा है। संघ संविधान समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जी हाँ, संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसके बाद में प्रांतीय संविधान समिति, तो इनके अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये बात भी सही है। इसके बाद में झंडा समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जी नहीं, जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष नहीं होंगे। झंडा समिति के अध्यक्ष बन जाएंगे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बन जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष बन जाएंगे, यह महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बन जाएंगे? के.एम. मुंशी बन जाएंगे। कौन बन जाएगा? के.एम. मुंशी। तो इसी प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट बन जाएगा? ऑप्शन सी राइट बन जाएगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि कौन सी समिति थी और उनके सामने अध्यक्ष कौन से थे। यदि बात करें जहां पर भी संघ शब्द आ जाए, मोस्टली उसमें आंसर कौन सा बन जाता है? पंडित जवाहरलाल। जैसे कि संघ संविधान समिति है ना, इसके साथ में एक और याद करना, यानी कि संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति बन जाएगी। और कौन सी बन जाएगी? राज्यों से संबंधित समिति, राज्यों से संबंधित समिति। इनके अध्यक्ष आपके कौन बन जाएंगे? इनके अध्यक्ष बन जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है दोस्तों, उनके बारे में ध्यान रखें। यानी कि मौलिक अधिकार, आपको पता होगा दोस्तों, मौलिक अधिकार
व अल्पसंख्यकों से संबंधित, अल्पसंख्यकों से संबंधित, अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, इनसे संबंधित जो परामर्श समिति थी, इनके अध्यक्ष भी आपके कौन बन गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए थे। और प्रांतीय संविधान समिति थे जो आपकी, हाँ, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये दूसरी समिति ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष बन गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने कई प्रकार की समितियां थी, जैसे कि मैं बात करूं संचालन समिति, कौन सी थी? संचालन समिति। झंडा समिति कह दीजिएगा, या फिर एक नाम में और बताता हूं, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इनके अध्यक्ष भी कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। एक और समिति आपको बता देता हूं, वित्त व स्टाफ समिति, वित्त व कर्मचारी समिति, वित्त व कर्मचारी समिति। इनके अध्यक्ष भी कौन बन गए थे? ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। एक अगला और ध्यान रखना, नियम व प्रक्रिया समिति, नियम व प्रक्रिया समिति, और इनके अध्यक्ष आपके कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित समितियां हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये कार्य संचालन समिति के एम मुंशी बन जाएगा। और दोस्तों आपको पता होगा के एम मुंशी हमारी प्रारूप समिति के भी सदस्य हैं, और प्रारूप समिति में आपसे पूछा जाए कौन से सदस्य मूल रूप से कांग्रेस से आए थे, तब भी आपको बताना है के एम मुंशी। आगे और चर्चा करेंगे के एम मुंशी के बारे में। यहां पर हमारा राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? झंडा समिति, जीबी मावलंकर नहीं होंगे। अगला देखिएगा, अगला सवाल है सर, प्रारूप समिति के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना। कैसे कथन सर? सत्य कथन किसके संबंध में? प्रारूप समिति के बारे में। बताओ दोस्तों, क्या आंसर बन जाएगा इसका? देखो, ये कहता है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य थे, यानी कि ये कहता है एक अध्यक्ष था और प्लस उसके 7 सदस्य थे। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई। इसके अधिकांश सदस्य कांग्रेस से थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो बताइए इसके राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? देखो दोस्तों, सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य नहीं थे, ये लिखकर इसको स्टेटमेंट को क्या बना दिया? असत्य बना दिया। तो सत्य हमें चूज करना, ये असत्य कथन हो जाएगा। इसके अधिकांश सदस्य कांग्रेस से थे, इसके अधिकांश सदस्य कांग्रेस से थे नहीं थे। सर देखो, हमारी संविधान सभा की जब आलोचना होती है कि संविधान सभा, कुछ हमारे इतिहासकार कहते हैं कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी, कांग्रेस ही भारत था, है ना। इसका मतलब एक ही दल महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा रहा था, इसलिए कांग्रेस को लेकर हमारी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व को लेकर या फिर उनके वर्चस्व को लेकर आलोचनाएं जो होती है, तो उनका मुख्य जवाब ये है सर कि इसमें जो आपके कांग्रेस का एक ही मात्र सदस्य था, जो हमने अभी चर्चा करी, अधिकांश नहीं थे। तो ध्यान रखना कौन सदस्य थे? केवल के एम मुंशी, के एम मुंशी एकमात्र ऐसे थे जिनका संबंध आपका किससे बन जाएगा? कांग्रेस से बन जाएगा। इनके अलावा जितने भी जो सदस्य प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य जो होते हैं, उनमें से 6 सदस्य कांग्रेस के दूसरे दलों के होते हैं, कांग्रेस के एक सदस्य होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहां पर क्या बन जाएगा? गलत बन जाएगा। अगला देखते हैं, इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू बन जाएगा। ऊपर वाला देखो, प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य थे, यानी कि आपको पता होगा दोस्तों, इसमें अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य थे। इसमें कौन थे? अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य इनके साथ में होते। और कौन कौन से होते हैं? एक आपको पता होगा, इनके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर होते हैं, और एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला जिसकी अपन बात कर रहे थे, और बाकी के जो हमारे सदस्य हैं ना सर, ये कृष्ण भगवान के नाम से जुड़े हुए। देखो, कृष्ण, कन्हैया, माधव, गोपाल, इनके संबंध में ध्यान एक बार आपको बता देता हूं, यानी कि आपके कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य था या नहीं था। देखो, कृष्ण हो गया, कन्हैया हो गया, माधव हो गया और गोपाल हो गया। तो ये सदस्यों के नाम ध्यान रख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा हमारा संविधान सभा का सदस्य। तो यहां पर साहब आपको पता होगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो यहां पर क्या बन जाएगा? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक तो ये सदस्य बन जाएगा, और दूसरा हमारा कौन सा बन जाएगा? यानी कि टीटी कृष्णामाचारी। कौन बनेगा? टीटी कृष्णामाचारी। इसका मतलब कृष्ण के नाम से 2 बन जाएगा। एक सर कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, है ना, जिसको अपन KM मुंशी बोलते हैं, तो मैं उसको कहूंगा कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। तो इसमें बन जाएगा कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, एक ये सदस्य बन जाएगा सर। एक उसका N माधव राव, कौन बन जाएगा? N माधव राव बन जाएगा, और N गोपाला स्वामी अयंगर बन जाएगा।
एन गोपाला स्वामी अयंगर बन जाएगा। तो कृष्ण कन्हैया माधव गोपाल इस प्रकार से हमें ध्यान रखने ये सदस्य, एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य, एक अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य होते हैं, इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं। 29 अगस्त 1947 का गठन किया जाता है। कार्य करना था बी एन राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया उस प्रारूप पर विचार विमर्श करके संशोधित प्रारूप को तैयार करना, ये हमारी प्रारूप समिति का कार्य था। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति के बारे में इतने कथन आपको ध्यान में रखने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हाँ, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब आपको गलत जो स्टेटमेंट है उसको आपको यहां पर चूज करना। देखो, संविधान सभा की स्थापना के समय लॉर्ड वेवेल भारत के वॉइसरॉय थे। तो यहां पर ध्यान रखना, लॉर्ड वेवेल क्या भारत के वॉइसरॉय थे? यानी कि बात कब की हो रही है? संविधान सभा की जब स्थापना की जाती है 1946 में की जाती है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर की जाती है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं, लेकिन उस समय भारत के वॉइसरॉय जो होते हैं वो लॉर्ड वेवेल होते हैं। ये बात का ध्यान रखना है। एवं दो जब भारत आजाद हो जाता है तब भी हमारे कौन बन जाते हैं? लॉर्ड वेवेल ही होते हैं हमारे इसके अध्यक्ष। इसके बाद में सॉरी जब भारत आजाद हो जाते हैं तो उस समय हमारा वॉइसरॉय चेंज हो जाता है। मार्च 1947 में वो लॉर्ड माउंटबेटन आता है, वही माउंटबेटन प्लान लेकर आता है जिसमें भारत और पाकिस्तान के सेपरेशन की बात होती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, संविधान सभा के गठन के समय हमारे लॉर्ड वेवेल क्या थे? भारत के वॉइसरॉय थे। भारत की स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये बात भी आपकी सही बन जाएगी, जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हमारी स्वतंत्रता पश्चात भी माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल रहे। आपको पता होगा दोस्तों, जैसे भारत देश आजाद हो जाता है तो एक बात आती है कि भारत और पाकिस्तान नामक के 2 नए देश अस्तित्व में आ जाएंगे और वॉइसरॉय का पद समाप्त कर दिया जाता है। एक नया पद सृजित किया जाता है जिसका नाम था गवर्नर जनरल। और दोनों देशों को ऑप्शन दिया था, यदि आप चाहते हो तो अपना गवर्नर जनरल नियुक्त कर सकते हो या फिर इस अंग्रेज अधिकारी को आप गवर्नर जनरल के रूप में कैरी ऑन कर सकते हो। तो भारत ने यह चूज किया कि हम माउंटबेटन को ही अपना गवर्नर जनरल मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को अपना गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। तो यहां पर बात करते हैं, हमारी स्वतंत्रता पश्चात भी माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और आपको पता होगा दोस्तों, ये आपके कब तक बन जाते हैं? ये आपके 21 जून 1948 तक बन जाते हैं। और इसी दिन से हमारे आगे कौन बन जाते हैं? तब आपको पता होगा, सी राजगोपालाचारी। कौन बन जाते हैं? सी राजगोपालाचारी बन जाते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है। यदि आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तब लॉर्ड माउंटबेटन बताना, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तब आपको सी राजगोपालाचारी बता देना। और ये 1950 तक रहते हैं। ये कब तक रहते हैं? 26 जनवरी 1950 तक रहते हैं। और आपको पता होगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शपथ लेते हैं और उसी के साथ में भारत एक गणतंत्र देश बन जाता है। तो वेवेल प्लान ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की बात स्वीकार कर ली गई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या बन जाएगा? रॉन्ग बन जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपसे एग्जाम में इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा कोई भी, चाहे मैं क्रिप्स मिशन की बात कर लूं, चाहे मैं अगस्त प्रस्ताव की बात कर लूं, चाहे मैं कैबिनेट मिशन की बात कर लूं, चाहे शिमला समझौते की बात कर लूं, चाहे मैं वेवेल प्लान की बात कर लूं, किसी भी आयोग ने अलग पाकिस्तान, मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा की मांग को स्वीकार नहीं किया था। यानी कि माउंटबेटन प्लान वो पहला प्लान था जिसने संविधान सभा के अलग पाकिस्तान के लिए और अलग पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की बात को स्वीकार किया था। वो एकमात्र आयोग था जिसका नाम क्या था? वो था आपका माउंटबेटन प्लान। इसके अलावा किसी भी आयोग ने इसकी बात को स्वीकार नहीं किया था। इसकी जगह आपको वेवेल प्लान की जगह शिमला प्लान आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई और नाम भी इसके साथ में आ सकता है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, ध्यान रखें। तो इसी प्रकार से हमारा राइट आंसर ये बन जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। अगली बात देखो, हाँ, अब आपको दे रखा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिएगा। ऐसे सर क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री या फिर पॉलिटी के इस सेगमेंट से ये क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। अब आपको यहां पर बताना सर क्रिप्स मिशन, आपको कैबिनेट मिशन, अगस्त क्रांति और अगस्त प्रस्ताव। एक बार देखिएगा कि कौन सी घटनाएं किस प्रकार से, ऑप्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से हमने अरेंज करे हैं सो दैट आप इसके आंसर दे सकते हो। अब देखो एक बार इसकी डेट अपन डाल देते हैं। सर क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ये आपका आ गया था 1942 के अंतर्गत आता है सर, स्टेफर्ड क्रिप्स। और कैबिनेट मिशन भारत में कब आ गया था? ये 1946 के अंतर्गत आ गया था।
अगस्त क्रांति की बात करें सर, अगस्त क्रांति वही थी भारत छोड़ो आंदोलन, इसको अपन क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। सर भारत की आजादी के संदर्भ में यदि कोई आखिरी आंदोलन होता है तो भारत छोड़ो आंदोलन होता है, और ये भी होता सर 1942 के अंतर्गत, 1942 में। और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो का, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की बात को स्वीकार किया जाता है, और इसका संबंध होता है 1940 के अंतर्गत। अब दोस्तों बता दीजिएगा इनके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा कि 1942। अच्छा सर मुझे पता है 1940 आ जाएगा, सबसे लास्ट में तो कैबिनेट मिशन आ जाएगा, है ना। कभी कभार एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभार आप ऐसे भी ऑप्शंस को ठीक कर सकते हो, तो इसके संबंध में भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आप ऐसे भी ठीक कर सकते हो। देखो यदि पहले ये है सबसे लास्ट में, यानी कि पहले 4 आएगा, सबसे लास्ट में 2 आएगा। देखो यहां पर 4 पहले आ रहा है और यहां पर 2 बाद में आ रहा है, यहां पर ट्रेप हो गया आप। अब यहां पर देखिएगा ये 3 और 1 इनके संबंध में क्या कहानी है। तो दोस्तों ध्यान रखें, इसमें पहले जो आपका आएगा वो क्रिप्स मिशन आएगा। क्रिप्स मिशन का गठन किया जाता है मार्च 1942 में, और ये मई 1942 के अंतर्गत क्या करता है, अपनी रिपोर्ट यहां पर भारत में प्रस्तुत करता है। और इसका मकसद ये था कि भारतीयों का सहयोग लिया जाए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, है ना। और संविधान ये आजादी के बाद में, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो आपका अपना अस्तित्व बना ले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो जाए, उसके बाद में भारत में संविधान सभा की स्थापना करने की बात इस क्रिप्स मिशन ने कही थी, है ना। जब क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, गांधी जी कहते ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, नेहरू जी कहते दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। अब बाद में कहते हैं कि अब अंग्रेजों से कोई भी उम्मीद रखना बेकार है, गांधी जी कहते हैं। और गांधी जी कहते हैं अब हमें सीधा रिवोल्ट करना चाहिए, रिवॉल्यूशन करनी चाहिए, अब हमें क्रांति देनी चाहिए। और उसके बाद में सर इसकी असफलता के बाद में हमने जो एक क्रांति करी थी ना, उसी को ही अगस्त क्रांति कहा जाता है। हिस्ट्री में क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि सर अगस्त क्रांति कौन सी घटना का परिणाम था, तो ये जो क्रिप्स मिशन की असफलता, सर क्रिप्स मिशन की जो असफलता हुई थी ना, उसका रिजल्ट था अगस्त क्रांति। और वही अगस्त क्रांति जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, 8 अगस्त, ये 8 अगस्त अगस्त महीने के अंतर्गत होती है, जिसके चलते इसका नाम रख दिया जाता है दोस्तों, अगस्त क्रांति रख दिया जाता है। और आपको पता होगा इसी के अंतर्गत गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि ये वो वाला संग्राम होने वाला है जिसके अंतर्गत या तो हम इस देश को आजाद कर देंगे या फिर मर मिटेंगे, यानी कि उस लेवल की लड़ाई करने वाले हैं। तो ये वाला आपका किससे सेगमेंट बन जाएगा, इसका रिजल्ट ये था, तो डेफिनेटली ये वाला आपका क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो पहले आपका 4 1 3 2 ये वाला हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा पद या प्रतीक 24 जनवरी 1950 को स्वीकार नहीं किया गया था। अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, कुछ बातें कर लेते हैं, आप अपना आंसर दीजिएगा। सर बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कह सकते हैं। और इस दिन अंतिम रूप से हमारे संविधान सभा पर क्या होते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं। कितने लोगों के द्वारा किए जाते हैं, 284 लोगों के द्वारा किए जाते हैं। और सर इस दिन और कुछ महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं, इनमें से कौन सा था। अब हमारा क्वेश्चन है कि किसको स्वीकार नहीं किया था, यानी कि 24 जनवरी 1950 को कौन सी इनमें से घटना घटित नहीं हुई थी, ये आपको आंसर देना है, तो बताइएगा। तो क्या राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, तो हम इन घटनाओं की जब भी बात करें तो राष्ट्रपति की बात कर लें, राष्ट्रगान की बात कर लें या फिर राष्ट्रगीत की बात कर लें। राष्ट्रपति का इस दिन चुनाव होता है और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इस दिन क्या किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं। यानी कि जन गण मन हमारा राष्ट्रगान बन जाएगा और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत बन जाएगा। इस दिन हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है ना, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको हमने कब स्वीकार कर लिया था, ये किया था हमने 22 जुलाई 1947 को। तो ऐसे याद करना है कि 15 अगस्त 1947 को जब अपन आजाद हो गए ना, तो हमें ध्वज की जरूरत पड़ेगी, तो उससे थोड़े समय पहले हम इसको स्वीकार कर लेंगे, लगभग 1 महीना। ऐसे याद करना है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो ध्वज तो फहराना पड़ेगा, उससे थोड़े समय पहले हमें ध्वज का इंतजाम करना पड़ेगा। तो 22 जुलाई 1947 को हमने अपना जो तिरंगा होता है उसके बीच में आपका एक चक्र होता है, ये राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमें 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। लेकिन हमारे राष्ट्रपति का चुनाव, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन होगा, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम होगा, ये बात हमने कब स्वीकार कर ली थी,
24 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारी संविधान सभा की आखिरी बैठक थी और इसी बैठक को जब अपन मिला लेते हैं, इसी दिन को जब मिलाते हैं तो हम कहते हैं हमारी संविधान सभा के कितने अधिवेशन होते हैं टोटल। हमारी संविधान सभा के 12 अधिवेशन हो जाते हैं और 166 बैठक हो जाती है। कुल की बात कर ले, है ना। यानी कि संविधान निर्माण में इसका कोई योगदान नहीं रहता है, क्योंकि संविधान निर्माण हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है। तो एक एक इसमें से माइनस करते हैं, 11 अधिवेशन 165 बैठ के हमारे उस दिन। आगे उसकी चर्चा करेंगे आगामी क्वेश्चंस में। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखो, तो कई सारी बातें हैं दोस्तों, आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की बात की जा रही है, कई सारी चीजें आसपास में बताई जाती हैं, सो दैट यदि आपने इस टॉपिक को ढंग से पढ़ा है तो कई सारी चीजें, कई सारे डाउट आएंगे। जो भी आपको कुछ भी डाउट लगे, आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई या फिर कुछ आप अलग समझ रहे हैं, कुछ मेरे से आंसर की एक्सपेक्टेशन करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दें। देखो यहां पर बात करते हैं गलत कथन का, आपको चुनाव करना है। गलत कथन कौन सा हो जाएगा, संविधान सभा में एससी और एसटी सदस्यों की संख्या क्रमश 33 और 15 थी। दोस्तों एक बात का ध्यान रख लें, यदि मैं बात करूं महिलाओं की, यदि मैं बात करूं महिला सदस्य की, यदि मैं बात करूं एससी की, बात करूं एसटी की, इन तीनों को एक साथ में याद कर लें। महिलाएं कितनी थी बेटा, 15 महिलाएं थी। एससी की बात कर लें तो यहां पर बता देना आपकी कितनी बन जाएगी, 26 बन जाएगी। एसटी की बात कर लें तो कितनी बन जाएगी, ये आपकी संख्या 33 बन जाएगी। तो यहां पर एक बात के संबंध में ध्यान रखें, महिला एससी एसटी की संख्या कितनी बन जाएगी, 15, 26, 33 बन जाएगी। ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करें, संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थी, यहां पर आप पूछ ही लिया, बिल्कुल सही बात है। हमारे संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन और 165 बैठकें हुई हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा संविधान को लिखा गया है। हमारा संविधान हस्तलिखित है, वो इस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। इस बात के संबंध में आपको ध्यान रखना है। ये बात, आपका आंसर सही नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हमें क्या करना है, गलत कथन का चुनाव करना है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हमारी संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन और 165 बैठकें नहीं हुई थी। ये स्टेटमेंट हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, गलत बन जाएगा। किस प्रकार से गलत बनेगा, देखिएगा। ये गलत क्यों बनेगा सर, आपको पता होगा हमारी संविधान कुल की बात करूं तो वो हमारे 12 अधिवेशन और 166 बैठक थी। किसको मिलाने पर, 24 जनवरी 1950 की बैठक को मिला ले। लेकिन यदि इसकी जगह यह होता कि हमारे संविधान निर्माण के लिए 11 अधिवेशन और 165 बैठकें हुई, तब यह बिल्कुल राइट हो जाता। ध्यान रखें, यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान निर्माण में, देखो यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान निर्माण में और एक आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की कुल, देखो संविधान निर्माण हमारा कब तक हो जाता है, ये हो जाता है 26 नवंबर 1949 तक हो जाता है। कितनी बैठकें, कितने अधिवेशन होते हैं, तो आपको पता होगा 11 अधिवेशन 165 बैठक होता है। लेकिन कुल बैठक में वो बैठक भी अपन शामिल करते हैं जो कब होती है, 24 जनवरी 1950 को होती है। इसको जब इंक्लूड कर लेते हैं, अधिवेशन 12 हो जाते हैं, बैठक 166 हो जाती है। क्या पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। संविधान सभा की कुल की बात करें तब आपको कौन सा राइट कर देना है, तो 12 अधिवेशन 166 बैठक होती है, ये वाला राइट आंसर बनेगा। इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट हमारा क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। इसी प्रकार से राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ, कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रभाव में आया। दोस्तों आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मित हो गया। इस दिन हमारा क्या हो जाता है, संविधान निर्मित हो जाता है, ये पहला स्टेटमेंट बन जाएगा। और दोस्तों आपको पता होगा कितना समय लगता है, यानी कि इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का लगता है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का हमने जो समय लगवाया था वो यहां तक आता है और यहां पर हम करते। और इस दिन क्या किया जाता है, संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया जाता है। यह किया जाता है हमारी संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर। और दूसरी बात इसको ध्यान में रखना सर, हम इसको क्या कर लेते हैं, आंशिक लागू कर देते हैं। यानी कि आंशिक रूप से इसको प्रभावी कब करते हैं, तो वो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से हमारे संविधान को लागू कर दिया जाता है। और हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब किया जाता है, 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को, ये 26 जनवरी की जो तारीख है, 1930 से हम इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए। आपको पता होगा 1929 का जब लाहौर अधिवेशन होता है
तब हम इसमें पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम पूर्ण स्वराज जब हमारी पूरी डिमांड रहेगी और भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में हम यहाँ से सेलिब्रेट करना प्रारंभ कर देंगे। और 26 तारीख को हमने चूज करा था। इसके बाद 1930 से आगे कंटिन्यू प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और आपको पता होगा दोस्तों, हम जब स्वतंत्र 15 अगस्त को हो जाते हैं और इस दिन को इतिहास में स्थान देने के लिए 26 नवंबर के बाद मात्र 2 महीने थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पर सहमति बताई कि 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करके उस दिन को इतिहास में महत्व दिया जाए। हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को होता है। अब यहां पर यह बात करता है और सर आंशिक लागू होता है, मतलब इसमें कितने आर्टिकल लागू कर दिए जाते हैं, तो इसमें टोटल 16 आर्टिकल जो होते हैं वो प्रभाव में आ जाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल प्रभाव में आ गया था, इनमें से कौन सा आर्टिकल एक ऐसा है जो प्रभाव में आ गया था। क्या 395 आया था? नहीं आया था सर। क्या 24 आया था? क्या 10 आया था? क्या 324 आया था? तो 24 नहीं आया था, 10 नहीं आया था और 324 ये हमारा प्रभाव में आ गया था। तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। कौन से 16 आर्टिकल है, एक बार उनको थोड़ा याद करने का तरीका अपन देख लेते हैं। देखो सर, आपको पता है कि हमारे टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 395। तो कौन सा आर्टिकल इस दिन प्रभाव में आया था? तो एक बात का ध्यान रखें, 5 से लेके 9 तक याद करने का तरीका बता रहा हूं। 5 से लेके 9 तक मतलब 5, 6, 7, 8, 9। तो एक तो ये आर्टिकल हो गया। एक ध्यान रखें दोस्तों, 395 से पहले के 4 आर्टिकल यानी कि 394 बन जाएगा, 393 बन जाएगा, 392 बन जाएगा और 391 बन जाएगा। 4 आर्टिकल ये आपको ऐसे याद हो गए। 5 आर्टिकल आपको ये इस प्रकार से याद, 9 आर्टिकल आपने ऐसे याद कर लिए। 2 डिजिट का मात्र एक आर्टिकल था और वो कौन सा था? वो था आर्टिकल 60। कितने हो गए टोटल? ये हमारे पास में हो गए 5 और 4 9 और 10 हो गया। अब इसके बाद में अगला देखिएगा कौन सा था सर? एक आपको ध्यान रखना 324 324 बन जाएगा। एक इसके बाद में आपको अगला जो आर्टिकल बन जाएगा 366 बन जाएगा, 367 बन जाएगा, है ना, 379 बन जाएगा, 380 बन जाएगा, उसके बाद में 388 बन जाएगा। देखो दोस्तों, 388 हो गया, 79 379 80 बन जाएगा, 366 67 बन जाएगा, 324 बन जाएगा, 60 बन जाएगा, 5 6 7 8 9 बन जाएगा। इसी प्रकार से आप इनको एक तरीके से याद कर सकते हो। ये वो आर्टिकल है जो 26 नवंबर 1949 को प्रभाव में आ गए थे। ये क्वेश्चन कभी कभार हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसी प्रकार से इसको याद कर सकते हो और यहाँ से ऑप्शन हिट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस वर्ष से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस। ये कौन सी तारीख है सर? ये 26 नवंबर है। 26 नवंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखें, मैं सीधा आंसर पे बात करता हूं। यानी कि 2015 में हुआ क्या था दोस्तों? 2015 में यानी कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ये जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, इनकी 125वीं जयंती थी। इनकी 125वीं जयंती पर भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर का योगदान हमारे संविधान निर्माण में रहा है, इसको रेखांकित करने के लिए इन्होंने कह दिया कि अगली जो भी 26 नवंबर आएगी, इन्होंने जो संविधान में योगदान दिया है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कब से हुआ है? 2015 में। किसकी स्मृति में मनाया जा रहा संविधान दिवस? डॉक्टर बी आर अंबेडकर का संविधान निर्माण में जो योगदान है उनकी स्मृति में। और उनकी कौन सी जयंती थी? 125वीं जयंती पर। दोस्तों ध्यान रखें, इससे पहले ये किस रूप में मनाया जाता था? तो आपको बताना है सर, इससे पहले ये विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। किस रूप में मनाया जाता था? ये विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, संविधान दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। 125वीं जयंती डॉक्टर बी आर अंबेडकर की स्मृति में। इससे पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। कौन सी डेट की बात हो रही है? 26 नवंबर। और दोस्तों आपको पता होगा 26 नवंबर वो तारीख है जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ये हमने अभी जिक्र कराया। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हमारे संविधान निर्मित होने तक हमारी प्रशासनिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चलाई गई थी। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, हम भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है और हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 में जाकर बनता है। तो
तो अब अंग्रेज भी चले गए, हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी? तो क्वेश्चन ही बताता है कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ना, वो 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाई गई थी। ये 1935 के अधिनियम के अनुसार जो चलाई गई थी, इसके पीछे का लॉजिक क्या था? देखो, अंग्रेजों द्वारा इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया था, यानी अंग्रेजों ने कुछ स्पष्ट नहीं किया था और हमें लग रहा है कि जैसा सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको कंटिन्यू किया जाए। अंग्रेज भी इसी विधि के तहत चलाते थे, तो हमने भी यही परंपरा जारी रखी। क्या ये बात सही है? हमारा प्रशासकीय तंत्र इस अधिनियम का अभ्यस्त हो चुका था, या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा यह प्रावधान किया गया था? तो एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, जो हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस बात का क्लियर कट इसमें मेंशन किया था कि भाई जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता है तब 1935 के अधिनियम के तहत अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाते जाइएगा। अब वॉइसरॉय का पद समाप्त होता है, अब आपका गवर्नर जनरल बन जाएगा। 15 अगस्त की डेट भी इसी अधिनियम के अनुसार बताई जाती है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक के दो नए अधिराज्य अस्तित्व में आएंगे। ये सारी बात किसके अंतर्गत की जाती है? ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत की जाती है। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रावधान था, जिसमें ये स्पष्ट किया था कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था 1935 के अधिनियम तक चलती रहेगी जब तक कि आपका संविधान प्रभाव में नहीं आ जाता। तो ये वाला हमारा बन जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, गलत कथन का आपको चुनाव करना है, यानी कि कौन सा आपका फॉल्स स्टेटमेंट है उसके संबंध में देखिएगा। सर, स्टेफर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, हमारा जो कैबिनेट मिशन, इसने हमारे संविधान सभा का गठन किया था। 1946 में भारत में आता है, संविधान सभा बनाकर जाता है और इनके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य इसके अंतर्गत होते। आगामी क्वेश्चन आएगा तो उसमें अपन देख लेंगे कौन से 3 सदस्य थे। तो इसमें 3 सदस्य आपके होते हैं और इसमें एक सदस्य है सर स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं। ये बात आपकी सही है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। संविधान सभा में एक प्रतिनिधि ने 15 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि आपके संविधान सभा में दोस्तों 389 लोग थे। 389 का लॉजिक क्या है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा था, यानी कि 10 लाख पर एक, 10 लाख पर एक, इसी टाइप से हमारे टोटल मेंबर कितने हो गए? 389 हो गए। तो ये कह रहा है कि संविधान सभा में एक प्रतिनिधि 15 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये नहीं सर, ये आपका यहां पर गलत बन जाएगा, क्योंकि ये कितने का कर रहा था? ये 10 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा था। आगे देखो, प्रांतीय विधान परिषद द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। दोस्तों यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। देखो, यदि आपसे पूछा जाए हमारी संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, तब आपको बताना हमारी संविधान सभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, सॉरी अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। हमारी संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, यानी कि हमारी जनता ने वहां पर वोट नहीं डाला था, लेकिन हमारी जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसने वहां पर चुनाव किया था। लेकिन ये क्या कहता है? प्रांतीय विधान परिषद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया था। क्या प्रांतीय विधान परिषद के लिए तो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? भारतीय जनता के संदर्भ में अप्रत्यक्ष चुनाव था, लेकिन हमारी जो प्रांतीय विधान परिषद है उनका तो प्रत्यक्ष चुनाव था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा। एक बार ध्यान से सुनना है इसको। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 93 थी। बिल्कुल सही है, मनोनीत सदस्य 93 थे और ये हमारी देशी रियासतों से आए थे। ये कहां से आए थे? ये हमारी देशी रियासतों से आए थे। और आपको पता होगा सर 296 सदस्य हमारे निर्वाचित थे। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 296 थी और ये हमारे प्रांतों से आए थे। कहां से आए थे? प्रांतों से आए थे। यदि इन दोनों को अपन ऐड कर ले तो हमारा टोटल बन जाएगा 389 और प्रत्येक सदस्य कितने लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था? 10 लाख का कर रहा था, 15 लाख का नहीं कर रहा था। और दोस्तों हमारे संविधान सभा का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष तौर से हुआ था, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद ने किया था तो हम कहते हैं अप्रत्यक्ष तौर से किया था। लेकिन प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कैसा था? उन्होंने तो खुद ने वोट डाला था ना, तो प्रांतीय विधान परिषद ने प्रत्यक्ष रूप से किया। भारत की जनता के संदर्भ में यह अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ। दोनों बातें अपने आप में अलग अलग है, उनको ध्यान में रखें। तो इसका मतलब हमारा राइट कौन सा बन जाएगा? ये वाला स्टैंड। इसमें कहा है कि गलत कथन का चुनाव करें, तो ये वाला हमारा कथन गलत बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ध्यान से देखें, यदि कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स में डालें। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके साथ में आ रहा है कि भारत में संविधान सभा की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की? हमने दोस्तों पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। यदि आपसे पूछा जाए अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कब हुआ था, तो ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से
मांग को स्वीकार कब किया जाता है? ये अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत किया जाता है। और क्रिप्स मिशन जो आपका आता है, ये आपको 1940 के अंतर्गत आता है। इसमें डेट भी ध्यान रखें। क्रिप्स मिशन सर जो हमारा आता है वो आता है 1942 को, और इसमें प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से मांग को क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। ये असफल होता है। उसके बाद में एक और क्रांति होती है 8 अगस्त 1942 को, अगस्त क्रांति कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। वो इसी का नतीजा था, है ना। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। नेहरू रिपोर्ट कब आती है सर? ये आती है 1928 के अंतर्गत, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है सर्वदलीय कमेटी, जिसको बोला जाता है। दोस्तों ये पहला मौका था जब स्वयं भारतीयों ने अपना संविधान बना दिया था। यदि आपसे पूछा जाए स्वयं भारतीयों ने अपना संविधान कब बना दिया था, तब आपको बताना है 1928 की जो आपकी सर्वदलीय कमेटी या फिर नेहरू रिपोर्ट थी, इसके माध्यम से संविधान बना दिया था, है ना। एक लिख देता हूं, स्वयं भारतीयों द्वारा, स्वयं भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण, है ना। सर्वप्रथम क्या बन गया? स्वयं भारतीयों द्वारा सर्वप्रथम संविधान निर्माण कब हुआ था? तब वो बताना, सर्वदलीय कमेटी 1928 या नेहरू रिपोर्ट के रूप में किया था। मोतीलाल जी नेहरू ने इस रिपोर्ट को पेश किया था, इसके अध्यक्ष थे, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ गया था नेहरू रिपोर्ट। अब बात करते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन, है ना। ये आपको पता ही है सर, 1946 में आता कैबिनेट मिशन। इसके 3 सदस्य होते हैं। कौन होते हैं सर? एक तो हमारे होते हैं पैथिक लॉरेंस। कौन होते हैं? पैथिक लॉरेंस होते हैं। एक सर वही स्टेफर्ड क्रिप्स, एक हमारे होते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं। और एक सदस्य जो तीसरे थे वो थे हमारे एवी अलेक्जेंडर, है ना। एवी अलेक्जेंडर हमारे इसके अगले मेंबर थे। ये 3 मेंबर हैं सर। और यदि आपसे पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन था, तब आपको बताना सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इस बात के संबंध में ध्यान रखना, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। ध्यान रखना, पैथिक लॉरेंस अलग है और पैट्रिक लॉरेंस अलग है ना। एक आपने नाम सुना होगा पैट्रिक लॉरेंस, जैसे कि हम जिक्र करते कई बार। तो हमारे जो पैट्रिक जो लॉरेंस थे, ये हमारे 1857 की क्रांति, ये जब 1857 की जब क्रांति होती है, तब ये राजस्थान के एजीजी होते हैं। राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन होते हैं? पैट्रिक लॉरेंस होते हैं। लेकिन पैट्रिक लॉरेंस कौन होते हैं? ये हमारे अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट मिशन 1946 के, जिसने संविधान सभा का गठन किया था। अन्य 2 सदस्य कौन से होते हैं? स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं। ये वही स्टेफर्ड क्रिप्स है जो 1942 के क्रिप्स मिशन के रूप में आते हैं। इसके बाद में एवी अलेक्जेंडर एक तीसरे मेंबर हुआ करते हैं। ये इतनी सी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या था? भारत में संविधान सभा की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। लेकिन बाकी के जो तथ्य हैं ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। अगले सवाल की तरफ बढ़िएगा। देखो सवाल का जवाब है, निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखो सर, स्टेफर्ड क्रिप्स ये सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर ये सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, और साथ साथ में ये तो क्या थे? ये अध्यक्ष थे। और इसके बाद में अगली अपन बात करते हैं सर लॉर्ड वेवेल। ये लॉर्ड वेवेल कौन थे? यानी कि संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा के गठन के समय हमारे वॉइस रॉय थे। ये कौन थे? ये वॉइस रॉय थे। ये भारत के सेकंड लास्ट वॉइस रॉय बनकर आते हैं, क्योंकि इन्हीं को रिप्लेस किया था। ये कब तक रहते हैं? ये मार्च 1947 में रहते हैं, और मार्च 1947 से लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। कौन आते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वॉइसरॉय बन जाते हैं, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बन जाते हैं। ऐसी बातें अपन आगे करते हैं, ठीक है। तो ये अपन बात कर लेते हैं इसी प्रकार से लॉर्ड विवेल के संबंध में ध्यान रखना। तो नाम आ रहा ना वेल, वेल का मतलब क्या होता है? गुड, वेल 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 मतलब अच्छा। संविधान सभा का गठन तो अच्छी बात है ना। तो सवाल जब भी पूछा जाए हमारी संविधान सभा का जब गठन हुआ था, हमारे वॉइसरॉय कौन थे? वेल, तो वेल इसे याद कर लेना। तो इस प्रकार से बन जाएगा। सदस्य नहीं थे तो ये बात राइट बन। आगे देखो अगला क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कितने निर्वाचित सदस्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सभी लिखें, मतलब कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं।
हाँ जी, आ गया आंसर। देखो हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप एक मिस्टेक है, थोड़ा देख लो इसमें, 389 आप कर दो, है ना, 389 देख लो इसमें, ठीक है। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कितने निर्वाचित सदस्य थे? देखो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन को सबसे पहले जो जो की पॉइंट होते हैं ना, कैबिनेट मिशन के संविधान सभा कितने निर्वाचित सदस्य, कितने सदस्यों की बात नहीं हो रही बेटा, कितने निर्वाचित सदस्य हो रहे, और ऐसे ऑप्शन में ना आप सीधा 389 को टिक लगाएंगे, है ना, एग्जाम का प्रेशर होता है आपको पता। तो यहाँ पर ये बिल्कुल देखना है कितने निर्वाचित सदस्य है, कौन सा इसके सामने कूट सही नहीं है, कौन सा सही है, इस प्रकार की बातों का बहुत ध्यान रखें। देखो संविधान सभा में कितने निर्वाचित सदस्य थे, सर बात करूं ना, ये तो थे कुल सदस्य, ये क्या थे, ये थे आपके कुल सदस्य, और 296 ये राइट आंसर बन जाएगा, ये निर्वाचित सदस्य थे, ये क्या थे, ये निर्वाचित सदस्य थे। ये सदस्य कहां से आए थे, ये प्रांतों से आए थे। इसका निर्वाचन कैसे हुआ था, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुआ था। किसने किया था, प्रांतीय विधान परिषद ने किया था। इनका निर्वाचन हुआ था प्रांतीय विधान परिषद ने, और प्रांतीय विधान परिषद ने प्रत्यक्ष रूप से किया था। भारत की जनता के संबंध में यह अप्रत्यक्ष चुनाव था। 93 जो सदस्य आपके थे वो थे मनोनीत सदस्य। वो कैसे सदस्य थे, मनोनीत सदस्य। ये कहां से आए थे, ये सर आए थे देशी रियासतों से। क्वेश्चन कल की डेट में ये भी आ सकता है कि हमारे देशी रियासतों से कितने सदस्य संविधान सभा में थे। देशी रियासतों से मनोनीत थे 93 थे, है ना। और यहाँ तो कोई या निर्वाचन नहीं हुआ था तो कौन करने वाला नहीं था, राजा खुद ने अपनी इच्छा से यहाँ पर भेजे थे। और 299 ये भी आंकड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, पाकिस्तान अलग से बन जाता है, तो पीछे हमारे संविधान सभा के सदस्य, स्वतंत्रता पश्चात संविधान सभा के सदस्य, स्वतंत्रता पश्चात संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य आपसे पूछा जाए तब आपको कौन से बता देना, 299 बता देना है। यदि इसके बाद एक पॉइंट में आपको और ऐड कर लूं और वो आपका कौन सा बन जाएगा, 284। और 284 के साथ में ध्यान रखना 284 क्या है, इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। यदि आपसे पूछा जाए कि कितने लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, साइन करा था, यानी कि 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने करा था। 299 पाकिस्तान के जाने के बाद हमारी संविधान सभा में बच गए थे। 93 सदस्य मनोनीत थे, 296 निर्वाचित थे, 389 टोटल सदस्य थे। अब इसमें से पूछा जाए कि महिला कितनी ने साइन करा था, देखो यहाँ 284 में जो बड़ा नंबर 8 है, तो यहां पर महिलाओं ने साइन किए, यहां पर बता देना महिलाओं ने हस्ताक्षर। और टोटल महिलाएं कितनी थी, तो महिलाएं कुल कितनी थी, तो आपको पहले ही बता दिया था 15। एकमात्र आपकी महिला जो आपकी मुस्लिम महिला कौन सी थी, अयाज रसूल बेगम थी। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, हंसा मेहता ने किया था, ठीक है। एनी मस्करीन हमारी देशी रियासतों से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ फैक्ट है और भी आगे आएगा, उसमें चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आगे देखो अगला सवाल, हमारी संविधान सभा थी, हमारी संविधान सभा कैसी थी, बहुत बढ़िया सवाल है। शायद ये पहला सवाल था जिसमें कुछ हमें डाउटफुल लग रहा था, उसका आंसर है, ये पूछा गया एसएससी में। देखो आंशिक निर्वाचित आंशिक मनोनीत ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमारी संविधान सभा क्या थी, सर हमारी संविधान सभा आंशिक निर्वाचित थी, सही बात है। आंशिक मनोनीत थी, सही बात है। ये दोनों मिलाते हैं तब हमारी संविधान सभा कैसी थी, राइट आंसर निकलता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा आंशिक निर्वाचित यानी कि 296 मेंबर इसमें क्या थे, इलेक्टेड थे, निर्वाचित थे। 93 मेंबर जो थे वो आपके नॉमिनेटेड थे यानी कि मनोनीत थे। टोटल मिलाकर कितने बन जाते हैं, 389 बन जाते हैं। इसी प्रकार से हमारी संविधान सभा ए और बी यानी कि आंशिक निर्वाचित आंशिक मनोनीत थी, ये बात का ध्यान रखें। अगला देखो, अगला सवाल हमारे सामने, हमारी संविधान सभा थी, एक दलीय निकाय थी, द्विदलीय निकाय थी, बहुदलीय निकाय थी, इसमें से कोई नहीं। कितना बेहतरीन सवाल है। देखो हमारी संविधान सभा क्या थी सर, आपको पता होगा हमारी संविधान सभा में 2 मेंबर रहते हैं, एक प्रांतों से रहते हैं, एक देशी रियासतों से रहते हैं। देशी रियासत वो होते जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन जो भी प्रांतों से होते हैं वो किसी न किसी पार्टी से होकर आते हैं। या तो वो कांग्रेस से आएंगे, या मुस्लिम लीग से आएंगे, या निर्दलीय से होकर आएंगे, या फिर कोई अन्य छोटी बड़ी पार्टी, कृषक प्रजा दल की बात करें, यूनियनिस्ट पार्टी की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, शेड्यूल पार्टी से बात करें, इस प्रकार की कई, हिंदू महासभा की बात करें, ऐसे छोटी बड़ी कई प्रकार के सर पार्टियां थी, उनसे हमारा प्रतिनिधित्व हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है हमारी संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, क्योंकि इसमें कुल 9 थे। इसमें कितने, 9 दल थे। क्योंकि आपको पता होगा सर हमारी संविधान सभा में
टोटल जो 296 सदस्य आए थे उनमें से कहां से आए थे? आपको पता होगा 208 सदस्य जो हमारे आए थे वो कांग्रेस पार्टी से आए थे। आपको पता होगा 73 जो आए थे वो मुस्लिम लीग से आए थे, है ना। इसके बाद में बात करें सर 8 सदस्य जो हमारे थे ना वो निर्दलीय थे। ये जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं ना एग्जाम की प्रोस्पेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में 7 सदस्य ये कहां से आए थे? अन्य राजनीतिक दलों से, अन्य 7 छोटे राजनीतिक दलों से, यानी कि और प्रत्येक एक एक यानी कि एक एक सदस्य थे। कितनी पार्टी थी? 7 पार्टी थी। मेंबर भी कितने? 7 थे। तो प्रत्येक पार्टी के पास कितने कितने मेंबर? एक एक मेंबर, मतलब 7 पार्टियां ये होगी, 8वीं होगी 9वीं पार्टी, टोटल 9 पार्टियां लगभग हमारे संविधान सभा में थी। एक ही 8 सदस्य हमारे निर्दलीय भी थे, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, हमारी संविधान सभा में क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस प्रकार के सदस्य हमारे संविधान सभा में नहीं थे? निर्दलीय नहीं थे, मुस्लिम लीग से नहीं थे, कांग्रेस से नहीं थे, देशी रियासतों से नहीं थे। इस प्रकार से सवाल आ सकता है। तो निर्दलीय सदस्यों की संख्या भी कितनी थी? 8 थी। मुस्लिम लीग की 73 थी। कांग्रेस की कितनी थी? 208 थी। और छोटे छोटे राजनीतिक दल थे उनकी संख्या कितनी? 7 थी। और उनमें एक एक सीट सब पार्टी को मिली थी। इसी प्रकार से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। हमारी संविधान सभा और बहुदलीय निकाय थी। आगे देखो अगला सवाल, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसका परिणाम था? डायरेक्ट एक्शन डे। सर हुआ क्या था? आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलती हैं? मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं। और सर बात करें जब कांग्रेस की, कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं। टोटल हमारे संविधान सभा में 389 मेंबर हैं। अब 389 से जब कंपैरिजन करा मुस्लिम लीग ने 73 से, तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि भाई साहब हमारा प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है, जितना प्रतिनिधित्व हमारा होना चाहिए तो उतना प्रतिनिधित्व तो हमारा है ही नहीं। उनका मानना था कि संविधान सभा में हमारे विचारों को प्रधानता नहीं दी जाएगी, हमारी बात नहीं रखी जाएगी, हमारे बात की वहां पर कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि हमारे पास में बहुमत ही नहीं है। इन 389 मेंबर की कंपैरिजन में हमारी 73 सीटें तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती, जिसके चलते इन्होंने कहा था हमें इस संविधान सभा से कोई मतलब नहीं है, हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग से मुस्लिम समुदाय के लिए एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए। जिसके चलते इन्होंने संविधान जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसका परिणाम था? तो संविधान सभा के चुनाव का, संविधान सभा के चुनाव का परिणाम था जो जुलाई अगस्त 1946 के अंतर्गत हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और उसने संविधान सभा के चुनाव का बहिष्कार किया था। किस रूप में किया था? वो किया था सर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में किया था। ये बात महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन के विरोध में गलत हो जाएगा, है ना। मुस्लिम लीग के गठन का संविधान सभा के सुझावों के नहीं यहां पर चुनाव आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर चुनाव कर दीजिए। संविधान सभा के चुनाव के नतीजों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा आंसर बन जाएगा? आंसर आपका सी राइट बन जाएगा कि सर संविधान सभा के चुनाव के नतीजा जो था, संविधान सभा के चुनाव का जो नतीजा था वो किस रूप में देखने को मिलता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मिलता है, क्योंकि मुस्लिम लीग को लगता है कि संविधान सभा में उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अब निश्चित तौर से उन्हें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की और एक अलग संविधान सभा के गठन की डिमांड करनी चाहिए और वो उन्होंने करी थी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में। दोस्तों ध्यान रखें, 2-3 बातें इसके संबंध में ध्यान रखें। यह घटना 16 अगस्त 1946 को घटित होती है ना। जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं, 16 अगस्त 1946 को घटन होती है। और कौन सा एरिया प्रभावित रहता है? अगला पॉइंट कि सर इससे प्रभावित एरिया कौन सा था? तब आपको बता देना बिहार और बंगाल। ये मुख्य रूप से रक्तपात दंगे कहां पर दिखाई देते हैं? तो ये बिहार तथा कलकत्ता में दिखाई देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आपको बता देना हसन सुहरावर्दी ने किया था। किसने किया था? हसन सुहरावर्दी ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। फिर पूछा जाए सर हसन सुहरावर्दी कौन थे, तो बता देना कलकत्ता का प्रधानमंत्री, यानी कि ये थे आपके कलकत्ता के प्रधानमंत्री हसन सुहरावर्दी थे। इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, इसको नेतृत्व प्रदान किया था। बिहार बंगाल में रक्तपात हुआ, 16 अगस्त 1946 की घटना थी। इनको कलकत्ता दंगे भी कहा जाता है, इनको बोला जाता है कलकत्ता दंगे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको, यानी कि संविधान निर्माण, संविधान सभा से संबंधित जितने दोस्तों जो फैक्ट बनते हैं ना, वो सारे लगभग आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई सारे क्वेश्चन अभी हमारे बाकी हैं, उनको जल्दी से अपन क्लियर करते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें,
प्रथम अध्यक्ष की बात जब भी आए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पहली बैठक में हुआ था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यदि प्रथम स्थायी अध्यक्ष की बात कर ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता देना है, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बात कर ले तो वही सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। यानी कि प्रथम अध्यक्ष बना था और वो कैसे अध्यक्ष बने थे, वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। वो कैसे बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे। और कौन सी डेट को बन गए थे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है। और 9 दिसंबर 1946 को बन जाते हैं और उनका नाम क्या होता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया, तब आपको बताना कि सर हमारी संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। ये क्या थे, हमारे संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे। तो क्या हो गया सर, क्योंकि आपको पता होगा सर, जब हमारी संविधान सभा पहली बार इकट्ठी हुई थी, जब बात आई थी कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे यहां पर चुना जाए, तब जेबी कृपलानी जो उस समय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने एक सुझाव दिया कि फ्रांस में एक ऐसी परंपरा का पालन किया जाता है कि जब भी पहली बार असेंबली जब वहां पर गैदर होती है, तो वहां पर जो सीनियर मोस्ट जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो सबसे बुजुर्ग या वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उनको अध्यक्षता के रूप में वहां पर बिठाया जाता है। तो भारत में ये परंपरा बहुत अच्छे तरीके से सूटेबल होगी, क्योंकि भारत तो ऐसा है जो बड़े बुजुर्ग और सीनियर मोस्ट सदस्यों का सम्मान करने वाला देश है। तो हमारी संविधान सभा का पहला सदस्य सबसे वरिष्ठ हो, उसको बनाया जाए। तो ध्यान रखना, वरिष्ठतम सदस्य। और ये कहाँ की है, ये फ्रांस की परंपरा है। ये कहाँ की है, ये फ्रांस की परंपरा है। और ये सुझाव किसने दिया था, तब आपको बताना कि सर ये सुझाव दिया था जेबी कृपलानी ने दिया था। ये दोस्तों सब सवाल एग्जाम में कहीं ना कहीं रैंडमली पूछे गए और सबको एक साथ में आपको यहाँ पर कलेक्ट करके लिखने का प्रयास कर रहे हैं। वरिष्ठतम सदस्य फ्रांस की परंपरा और यहाँ पर जेबी कृपलानी कहते हैं। और इनको क्या बोला जाता है, ऐसे ही सदस्य को बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर। इसको क्या बोला जाता है, यानी कि प्रोटेम स्पीकर। दोस्तों फ्रांसीसी भाषा में ऐसा का मतलब होता प्रोटेम, स्पीकर का मतलब होता अध्यक्ष। तो ऐसे अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर। यदि आपसे ये भी पूछा जाए कि हमारी संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, या पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, या फिर आपसे पूछा जाए कि प्रोटेम स्पीकर का पद हमने कहां से लिया है, तब भी आपको क्या बता देना है, ये प्रोटेम स्पीकर का पद हमने फ्रांस से लिया है। इस प्रकार की बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, तो ये प्रथम स्थायी अध्यक्ष बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके प्रथम स्थायी अध्यक्ष। कौन बन जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाएंगे। एच.सी. मुखर्जी ये उपाध्यक्ष बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये उपाध्यक्ष बन जाएंगे। और दोस्त हम पहले जिक्र कर चुके, हमारी संविधान सभा के एक नहीं दो उपाध्यक्ष हुआ करते थे। एक हमारे एच.सी. मुखर्जी थे, और जो आपकी देशी रियासतों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो वी.टी. कृष्णमाचारी थे, है ना। बी.एन. राव ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, यानी कि हमारे संवैधानिक सलाहकार। ये क्या थे, हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रारंभिक प्रारूप बनाया था। इन्होंने प्रारंभिक प्रारूप इन्होंने बनाया था। इसी प्रारंभिक प्रारूप पर हमारी जो संविधान सभा की प्रारूप समिति ने इस पर विचार विमर्श करके संशोधित प्रारूप तैयार किया था। और ये आपको पता होगा एक आईसीएस अधिकारी थे। ये बात के संबंध में ध्यान रखना, ये आईसीएस अधिकारी थे। फिर से हाईलाइट करके यहां पर लिख रहा हूं, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात के, ठीक है। किसकी बात हो रही है, बी.एन. राव के बारे में। बी.एन. राव की सारी बातें वहां पर क्लियर हो जाती हैं। एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष, एक और उपाध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्थायी अध्यक्ष आप कह सकते हो, है ना। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठतम सदस्य थे। फ्रांस की परंपरा को पालन करते हुए जेबी कृपलानी के सुझाव पर उनको पहला अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जो कि ये परंपरा हमने कहां से अनुपालना करी है, फ्रांस से करी है। इसका मतलब प्रोटेम स्पीकर का पद भी हमने कहां से अडॉप्ट करा है, वो भी हमने फ्रांस से करा, ठीक है। ये बात हुई थी 9 दिसंबर की। अगला चलते दोस्तों अगले सवाल की तरफ, महत्वपूर्ण सवाल। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, संविधान सभा में बहुत इंपॉर्टेंट है उद्देश्य प्रस्ताव। दोस्तों देखो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 दिसंबर, सभी महत्वपूर्ण है, सभी बात करते हैं। 9 दिसंबर 1946 यहां पर हमारी प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा की आपसे पूछा जाए कि प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। और सर इस प्रथम बैठक को अपन बोलते हैं सर स्थापना दिवस। इसको क्या बोला जाता है, स्थापना दिवस, या संविधान सभा का उद्घाटन दिवस बोला जाता है। संविधान सभा का उद्घाटन दिवस बोला जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इस दिन 3 कार्य होते हैं सर। इस दिन एक तो बन जाता है आपका स्थायी अध्यक्ष बन जाता है, इस दिन आपका बन जाता है स्थायी अध्यक्ष बन जाता है। देखो यहां पर आपका क्या बन जाता है, एक स्थायी अध्यक्ष बन जाएगा,
और एक इसके बाद में उपाध्यक्ष बन जाएगा, एक बन जाएगा संवैधानिक सलाहकार बन जाएगा, संवैधानिक सलाहकार बन जाएगा। तो ये सैदेश कौन बन जाते हैं, ये बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि ये सर ऐसे फैक्ट है ना, एग्जाम में रैंडमली पूछे जाते हैं और यहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर उपाध्यक्ष की अपन बात करें तो यहाँ पर ये हमारे कौन से बन गए थे, 2 उपाध्यक्ष बन गए, लेकिन इस दिन कौन से बन गए थे, तो वो बन गए थे एच.सी. मुखर्जी बन गए थे। बाद में चलकर वी.टी. कृष्णमाचारी बने गए। संवैधानिक सलाहकार कौन बन गए थे, ये बन गए थे सर बी.एन. राव बन गए थे। 13 दिसंबर 1946 को बहुत इंपॉर्टेंट डेट है सर, हिस्टोरिक डेट है, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर भी बन जाएगा। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। इस दिन क्या रखा जाता है, ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है सर, किसके द्वारा रखा जाता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हो जाता है, तो पारित की डेट बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहां पर ध्यान रखना 22 जनवरी 1947 को ये क्या होता है, यहां पर पारित होता है। ये डेट महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, यदि आपसे पूछा जाए कि हमारी प्रस्तावना का, संविधान की जो प्रस्तावना का आधार क्या है, तब भी बताना उद्देश्य प्रस्ताव। इसके संबंध में बताना कि प्रस्तावना का आधार क्या है, प्रस्तावना का आधार क्या है, तब आपको बता देना उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव खुद क्या है, तो बताना सर वो एक स्ट्रक्चर है, वो एक ढांचा है जिस पर हम अपना संविधान बनाना चाहते थे, तो वो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है। और ऐसा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक फैक्ट और बताता हूं, यदि आपसे पूछा जाए इसमें कितने आर्टिकल्स थे, यानी कि इसमें कितने अनुच्छेद थे, ध्यान रखना 8 अनुच्छेद थे। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब दोस्तों बात करते हैं 22 जनवरी 1947, इसका कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं। यदि आप 24 जनवरी 22 जनवरी 1900, इस दिन अपना राष्ट्रीय ध्वज किया था, 1947 तो कह सकते हो, तो इस दिन हमने स्वीकार किया था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, यानी कि हमारा जो ट्राई कलर है उस दिन एक्सेप्ट हमने किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में किस योजना के तहत रखा गया था। आपको पता होगा भारत स्वतंत्रता विधेयक ये रखा कब गया था दोस्तों, इसके संबंध में ध्यान रखना। 2 इंपॉर्टेंट डेट बताता हूं, ये था हमारा 4 जुलाई 1947 को, और ये पारित कब हो गया था, ये 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1900, ये डेट ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। 18 जुलाई 1947 को ये पारित हो गया था, और ये वही स्वतंत्रता विधेयक था जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में आता है, और यह वही अधिनियम होता है जो भारत की आजादी की घोषणा करता है, 15 अगस्त की डेट डिसाइड करता है, भारत पाकिस्तान के अलग अलग होने की बात करता है, वॉइस रॉय के पद को समाप्त कर गवर्नर जनरल के पद को यहाँ पर लागू करने की बात करता है, और 1935 के अधिनियम के तहत भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को कंटिन्यू करने की बात करता है। वही था सर। अब ये किस योजना के तहत था, कैबिनेट मिशन योजना नहीं सर, इसमें तो संविधान सभा का गठन किया जाता है। विवेल प्लान, ये भी संविधान सभा के संबंध में था। अगस्त प्रस्ताव, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की बात को स्वीकार किया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा माउंट बेटन जो प्लान आता है, ये दोस्तों आता है 3 जून 1947 को। ठीक है, इसको कहा जाता है 3 जून की योजना। 3 जून की योजना इसको कहा जाता है, या फिर इसको बोला जाता है माउंट बेटन प्लान बोला जाता है, माउंट बेटन प्लान बोला जाता है, या फिर इसको बाल्कन प्लान बोला जाता है, इसको बाल्कन प्लान बोला जाता है, या फिर दोस्तों इसको मन बांटन प्लान बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है मन बांटन प्लान बोला जाता है, मन बांटन प्लान इसको बोला जाता है। ये इतने महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में कहे जाते हैं। माउंट बेटन योजना जो 3 जून 1947 को आती है, क्योंकि दोस्तों माउंट बेटन, जब यहाँ पर लॉर्ड माउंट बेटन जो भारत में वॉइसरॉय बनकर आए थे वेवेल की जगह, उनका मकसद था कि जो मुस्लिम लीग हमारी संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया में साथ में नहीं आ रही है, या तो उसको अलग कर दिया जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए, या फिर संविधान सभा में मिला दिया जाए और फिर संविधान का निर्माण किया जाए, है ना। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जब यहाँ पर आते हैं मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल और देशी रियासतों को जब मिलाकर बिठाते हैं, बातचीत होती है,
तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस यानी कि इस एरिया के साथ में ये नहीं रह पाएगी, जिसके चलते वो डिसीजन लेते हैं कि अब एक अलग से मुस्लिम लीग के मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक अलग से संविधान सभा और एक अलग से राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा। और इसी योजना, ये जो निष्कर्ष पर पहुंचे थे, इसी को माउंटबेटन प्लान कहा गया था। ये 3 जून को डिसाइड हुआ था, 3 जून का प्लान कहा गया था। और इसी योजना के तहत इन्होंने क्या किया था, भारत स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया था। 4 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये बातें आपको यहां पर ध्यान में रखनी। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? इससे पहले क्वेश्चंस दे चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को यहां पर भारत, आपको पता होगा, स्वतंत्र हो गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, हस्ताक्षर यहां पर हो जाता है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखा, एक चीज इस दिन और क्या होता है, संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है और इसको अंतरिम संसद यानी कि इंटरिम पार्लियामेंट में, यानी कि अंतरिम संसद में तब्दील कर दिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें, सभी पॉइंट को मेमोराइज करने का प्रयास करें। यानी कि 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। जो संविधान सभा आपकी 9 दिसंबर 1946 को पहले दिवस स्टार्ट हुई थी, ये 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनाकर कार्य कंप्लीट कर देती है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, लेकिन अंतिम अधिवेशन, अंतिम बैठक इस दिन को होता है। यानी कि वो कौन सी तारीख है, 24 जनवरी 1950। और यहाँ पर संविधान सभा को क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। इसके बाद इसी संविधान सभा को, जब तक हमारी संसद बनकर नहीं आ जाती, लोकसभा के इलेक्शन नहीं हो जाते, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव नहीं हो जाते, संसद में जो निर्वाचित सदस्य नहीं बैठ जाते, तब तक यही संविधान सभा किस रूप में कार्य करेगी, ये कार्य करेगी हमारी अंतरिम संसद के रूप में, अस्थायी संसद आप जिसको कह सकते हो, अस्थायी संसद। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया, यहां संविधान बनकर तैयार हो जाता है, यहां पर संविधान बनकर तैयार हो जाता है। हमने इससे पहले भी जिक्र करा कि 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को यहां पर स्वीकार किया जाता है। अगला सवाल, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक विचार विमर्श किया था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो 114 दिन हमने क्या कहा था, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया था। तो इंपॉर्टेंट, ये आपको डाटा याद करना है। 165 संविधान निर्माण में बैठकें थी, 166 हमारी कुल बैठकें थी। ये 2 भी पॉइंट आपको साथ में और ध्यान रखने हैं। अगला देखो, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, ये महत्वपूर्ण बात है बेटा, कौन बताएगा इसको, सबको कमेंट में लिखना कि मुंशी आयंगर फॉर्मूला क्या था। ये जनरली जब अपन पढ़ते हैं ना, ये चीजें हमारे कम सामने आती है। अभी तक मैंने बताई तो मोस्टली पढ़ने वाले स्टूडेंट ये चीजें सामने आई होगी, लेकिन मुंशी आयंगर फॉर्मूला कम देखा होगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। मुंशी आयंगर फॉर्मूला किससे संबंधित था, मौलिक अधिकारों से संबंधित था, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने को तो फजल अली कमीशन था, पृथक पाकिस्तान के मांग की जांच से संबंधित था, नहीं, राजभाषा, लिपि और अंक के निर्धारण से संबंधित था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा राजभाषा क्या होगी, हमारी लिपि क्या होगी, और हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा अंक हम मान्यता प्रदान करेंगे। इस बात पे जब हमारी संविधान सभा में जब बहस चल रही थी, विचार विमर्श चल रहा था, विवाद हो रहा था, सबसे ज्यादा विवादास्पद यहाँ पर मुद्दा था। और दोस्तों आपको पता होगा, हम हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, लेकिन आपको पता होगा कि हमारा जो भारत है बहुत ही विविधता वाला देश है, जहां पर साउथ इंडिया में आप देख लीजिएगा एक अलग ही प्रकार की तमिल, तेलुगु, मलयालम, है ना, इस प्रकार की अन्य प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। नॉर्थ ईस्ट में जाकर देखिएगा बांग्ला, नेपाली, बोडो, इस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो हिंदी को पूरे भारत में स्वीकार करना एक मुश्किल मुद्दा था। संविधान सभा में जब इस पर ज्यादा ही विवाद बन रहा था, तो इसके चलते साउथ इंडिया से यानी कि के.एम. मुंशी और उसके बाद में एन गोपालस्वामी अयंगर, इन दोनों व्यक्तियों को यहां पर बनाया और इन्होंने कहा कि आप बैठकर बताइएगा कि कौन सी हमारी लिपि होनी चाहिए, कौन सी हमारी राजभाषा होनी चाहिए, कौन सा अंक जिसको अपन क्या कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हम इसको सभी स्वीकार कर पाए। तो इस जो फॉर्मूला था, इन्होंने ही वर्तमान की हमारी राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, और इन्होंने राजभाषा, देवनागरी लिपि और जो वर्तमान का हमारा अंक है, इनको मान्यता प्रदान की। तो वर्तमान में हमारे देवनागरी लिपि को, हिंदी को राजभाषा के, और जो हमारा अंक है इसको मान्यता प्रदान किसके द्वारा किया था,
तो के मुंशी और आपका गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा, दोनों आपकी प्रारूप समिति के सदस्य भी होते हैं। और यहाँ पर मुंशी अयंगर ने मिलकर इसका तोड़ निकाला, जिसके चलते इसको कहा जाता है मुंशी अयंगर फॉर्मूला। किससे संबंधित है? राजभाषा, लिपि और अंक से। सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन है कि भारत गणतंत्र कब बना? बहुत बढ़िया बात है। देखो सर, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? एक बात को ध्यान से समझे, सवाल आजकल इन दिनों पूछा जा रहा है। गणतंत्र का मतलब होता है किसी भी देश का, यानी कि पहली शर्त यहां पर होती है कि किसी भी देश का सर्वोच्च मुखिया, सर्वोच्च जो मुखिया है ना, पहली बात क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। और उस देश का सामान्य नागरिक हो। और अगली कंडीशन है कि उसका कार्यकाल निश्चित हो, है ना। उसका जो कार्यकाल है वो सब निश्चित हो, यानी कि वो निश्चित कार्यकाल के लिए आए, सामान्य नागरिक आए और निर्वाचित होकर आए, जो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। और उस देश का जब सर्वोच्च